अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs नंबर 1, यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है? जूल, वाट, केल्विन और ओहम। तो वाट होता है। आगे, पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर इज गिवन बाय। जो रेजिस्टर में से पावर डेसिपेट होती है, ये पावर की एक्सप्रेशन है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू वी आई। तीनों ठीक हैं, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज होगा। आगे चलते हैं हम। द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइड इलेक्ट्रिकल पावर इज़। उसको पावर आउटपुट भी कहते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय अ बैटरी इज कॉल्ड। जो हम एनर्जी सप्लाइड करते हैं उसको यूनिट चार्ज के तौर पर, उसको हम EMF भी कहते हैं। EMF इज इक्वल टू W/Q भी इसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, EMF राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी इज इक्वल टू द EMF व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इक्वल कब होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि फार्मूला है VT इज इक्वल टू E माइनस IR। जब I ज़ीरो हो जाएगा या R ज़ीरो हो जाए तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें से। आगे MCQs नंबर 6, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोथ मेजर इन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में होती है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी वही फार्मूला है। इलेक्ट्रो ई इज इक्वल टू W/Q होता है ऊपर, तो जूल पर कूलम इज विच इज इक्वल टू वोल्ट। When the internal resistance R, MCQs number 7, when the internal resistance R of the source is equal to the load resistance और द मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होगी? तो ये E²/4R एक्सप्रेशन होता है। तो अब MCQs नंबर सी हो जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल इज़। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे फार्मूला पूछा गया हुआ है। तो ये VT इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है आपका। MCQs number 9, EMF is always present when no or zero current is drawn। ये EMF के टॉपिक में से ही है, आपके लास्ट पे उसके जो पॉइंट्स हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज़ीरो और नो करंट पास थ्रू अ बैटरी। आगे है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय अ बैटरी और सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा बैटरी या सेल की होती है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VD इज इक्वल टू द EMF। तो ये अगेन ऊपर वाला क्वेश्चन ही है जो MCQs पहले भी पूछा गया। तो इसका हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF व्हेन सर्किट इज़ ओपन। क्योंकि जब सर्किट ओपन होगा तो आपकी करंट ज़ीरो हो जाए, करंट ज़ीरो हो जाए या इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो VT और E इक्वल हो जाता है। आगे MCQs नंबर 12, द EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन नो करंट इज पास थ्रू द सर्किट। एक ये पॉइंट है और एक ये दूसरा उसका पॉइंट है EMF के टॉपिक में से ही। EMF इज कॉज होता है, EMF आपका कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट होता है। तो ये MCQs नंबर सी बन रहा है आपका। EMF इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। आगे MCQs नंबर 13, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल जो है वो चार्ज को फॉलो करता है और सेकंड रूल जो है वो एनर्जी को। तो MCQs नंबर 14 भी आप देखें तो वो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पूछा गया है कि सेकंड रूल किसको फॉलो करता है, तो वो एनर्जी को करता है। MCQs नंबर 15 पे चलते हैं। इफ़ अ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। अगर वो सोर्स जो ऑफ EMF है वो ट्रेवल करे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस केस में जो आपका पोटेंशियल होगा चेंज वो हमारा नेगेटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव होगा। ये आपने दोनों याद रखने हैं। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे MCQs नंबर 16,
द पोटेशियोमीटर सर्किट गिव्स कॉन्टीन्यूस वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस देता है। पोटेशियोमीटर आपको कॉन्टीन्यूस वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये आपका पूछा गया है इसमें, अ डिवाइस विच कैन बी measure the potential without drawing any current through the circuit is known as पोटेशियोमीटर। अब वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका पोटेशियोमीटर जो है वो करंट को गुजारे बगैर मेजर कर लेता है। आगे MCQs नंबर 18, इन पोटेशियोमीटर द रेशियो ऑफ EMF ऑफ द सेल इज़ इक्वल टू, तो ये आपका पोटेशियोमीटर के लास्ट पे है E1/E2 इज़ इक्वल टू L1/L2 के इक्वल होता है, तो इसको हम बैलेंस लेंथ भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे फॉर एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के केस में आपको पता है कि E और VT दोनों इक्वल होते हैं। आगे MCQ से जूल पर कूलम, MCQs नंबर 20, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। आगे रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, उसको पावर कहा जाता है। आगे थर्मिस्टर इज हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। MCQs नंबर 23, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 केल्विन इज, 0 केल्विन के ऊपर उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम ज़ीरो कहते हैं। आगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ए इज इक्वल टू RT माइनस R0/R0T होता है, और अगर रेजिस्टिविटी हो तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू ρT माइनस ρ0/ρ0T वो हो जाएगा। तो MCQs नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन बन रहा है। आगे MCQs नंबर 25 पे चलते हैं। द पावर आउटपुट ऑफ ए लैम्प इज 6 वाट, हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट्स। तो आपको पावर दी गई है और टाइम दिया गया और आपने एनर्जी निकालनी है, तो आप पावर का ही फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू W/T, और W या इसको E/T भी कहा जा सकता है, पावर इज इक्वल टू E/T। तो E एक साइड पर रहेगा और आपका P/T आ जाएगा, और टाइम है आपका 2 मिनट विच इज़ इक्वल टू 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 जूल एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर इन किलोवाट आवर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज इसके रो 4 और ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। द करंट फ्लो इन ए गैस ड्यू टू, जो गैसेस में करंट फ्लो करता है वो किस वजह से करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन और आइंस की वजह से करता है। ये आगे 4 MCQs हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होल्स, जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वो किस में करता है, ये सेमीकंडक्टर में करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं वो आपकी आयनिक कंपाउंड जो है उसमें करता है। तो ये सारे आपको MCQs याद होने चाहिए। आगे MCQs नंबर 29, टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, वो अट्रैक्ट करती हैं। ये बेसिकली MCQs जो है वो 14 चैप्टर का है, तो अगर सेम डायरेक्शन हो तो वो अट्रैक्ट करती हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो तो वो रिपेल करती हैं। आगे MCQs नंबर 30, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस फॉर जर्मेनियम, और याद रखें कि जर्मेनियम और सिलिकॉन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मेनियम का यहाँ इसने पूछा है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं। आगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर इन, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है आपका। रेजिस्टिव इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होता है, तो MCQs नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 34 में पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज इन ऑर्डर ऑफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इसको 1 मिलीमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। आगे व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो भी इंक्रीज करती है। आगे MCQs नंबर
36 किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इज समेशन आई इक्वल टू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 37 में पूछा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर इज़, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। बेबे रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, तो ब्लैक ब्राउन यानी ब्लैक से स्टार्ट होता है तो ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, इसी तरह रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5। ये आपको याद होना चाहिए, किसी को भी पूछा जा सकता है। इसी तरह हीट रेजिस्टेंस रेजिस्टर आर कॉल्ड, उसको हम थर्मिस्टर कहते हैं। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर को थर्मिस्टर कहा जाता है। आगे हीट प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर, उसको हम एच इक्वल टू आई स्क्र आर टी, ये फार्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड हीटिंग इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, तो एच इक्वल टू आई स्क्र आर टी होता है। आगे पूछा गया है द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू टू हाफ, यानी आपने लेंथ को 2 पार्ट्स में कट कर दिया, तो फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो एल को जब आपने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एल बाई 2 हो जाएगा, तो हाफ बाहर आ जाएगा, तो इट मीन्स आप कहेंगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। टॉलरेंस ऑफ सिल्वर बैंड इज़, सिल्वर की टॉलरेंस क्या होती है 10% होती है, जबकि गोल्ड की 5% होती है, और अगर कोई भी बैंड ना हो तो वो 20% होती है। तो आप इधर सिल्वर का पूछा गया तो 10 हो जाएगी। आगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर इज़, तो ग्रीन की 5 है, जैसे आपको टेबल मैंने पहले भी बताया था, वो याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 5। आगे इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज़ हाई देन इट इज़ अ एन इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा या सुपर कंडक्टर होगा। तो हम उसको जब कहेंगे, जब कंडक्टिविटी हाई हो तो उसको कहा जाता है गुड कंडक्टर। ओहम इज़ डिफाइंड एज, ओहम क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट है और आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है, तो लिहाजा आपका ये बन जाएगा वोल्ट पर एम्पेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी वोल्ट पर एम्पेयर, फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दोबारा पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे ये इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, अच्छा एमसीक्यूज़ है जो स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं। इधर पूछा गया 46 में अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, और आगे पूछ लिया उसने रेजिस्टिविटी के बारे में। उसने कहा कि लेंथ और एरिया में अगर चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो याद रखें कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस के इंडिपेंडेंट होती है, तो इसीलिए कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिमेन द सेम, रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिमेंशंस। ये पॉइंट आपने याद रखना है अच्छी तरह, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है जबकि रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। आगे पॉजिटिव टेम्परेचर पूछा गया एमसीक्यूज नंबर 47 लास्ट वन, उसने पूछा सब्सटेंस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैव, तो आगे भी ये आपको बता चुका हूँ, उधर सिर्फ जर्मेनियम के बारे में पूछा गया था, तो वहाँ ही मैंने दोनों डिस्कस कर दिए थे। सब्सटेंस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। तो आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो शॉर्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपकी एक्सरसाइज हो रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इंक्रीज़ होने से और लेंथ और टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से क्या उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये जो वी डी इज़ इक्वल टू आई ओवर एन ई ए है, यहाँ स्टूडेंट 1 ओवर ई एन ई ए लिखते हैं, ये 1 ओवर नहीं है, ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये 1 नहीं है, ये आई ओवर एन ई ए है। तो आई की वैल्यू जब इधर पुट की जाएगी तो वो बन जाएगा वी ओवर आर, जब पुट की जाए तो ये फार्मूला बनेगा वी ओवर एन ई ए आर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं वी ओवर नियर। इसी तरह आगे जो ए आर है या आर ए है वो रो एल के इक्वल होता है, तो वो भी फार्मूला ये लिखा जा सकता है थर्ड वन।
इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लेंथ। तो अगर इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, तो V का VD के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जबकि लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से VD भी फिर भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ को डिक्रीज़ करने से आपकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ करेगी और रेजिस्टेंस का VD के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो ये इस तरह आपने याद करना है। इसी तरह फिर आगे, नो बैंड इन द वायर इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बैंड्स के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वो कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, और फॉर्मूला आगे लिख देंगे। आगे ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह भी आ सकता है कि आपको सिर्फ बैंड्स की कलर बता दिए जाएंगे, डायग्राम बनाकर ना भी दी जाए। जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको बैंड्स बता दिए गए हैं। पहला बैंड है ब्राउन, दूसरा है आपका ग्रीन, तीसरा है आपका रेड और लास्ट वन है गोल्ड। तो आपको कोड याद होना चाहिए, बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, यानी ब्लैक ब्राउन। ब्राउन आया तो इट मीन्स ब्राउन का कोड है 1, ग्रीन का होता है 5, रेड के थर्ड बैंड जो है वो नंबर ऑफ 0 को बताते हैं। तो रेड कलर है, रेड कलर के आगे आपका डिजिट बनता है 2, यानी आपने 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं, 2 नहीं लगाना, 2 ज़ीरो लगाने। और आगे फोर्थ बैंड है गोल्ड, तो गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%। इसी तरह आपने दूसरा भी सॉल्व कर लेना आगे। फिर आगे, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, कुलियन बढ़ जाती हैं, और जब कुलियन बढ़ती हैं तो वो उनका इनकाउंटर होता है, यानी वो आपस में टकराते हैं, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और लेटेस्ट वाइब्रेशन भी बढ़ जाती हैं, एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो यही आप लिखेंगे इसमें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये 6 में पूछा गया है कि पावर दी गई है और V दिया गया, और रेजिस्टेंस पूछ ली है किसकी ज़्यादा होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये P इक्वल टू वी स्क्र ओवर R का फार्मूला है, और R आपने फाइंड आउट करना है, तो R दूसरी साइड पे ले जाएंगे, P नीचे ले आएंगे और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे कि किसकी कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। एक आई है 98.6 और दूसरी आई 486। तो उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर देंगे कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा और किसकी कम है। सिर्फ आंसर निकाल के छोड़ना नहीं है, बल्कि आगे बताना भी है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा और किसकी कम है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में साथ आपने डायग्राम भी बनानी है। अगर आपने रियोस्टेट एज ए प्रेशर डिवाइडर का है तब भी, वो प्रेशरोमीटर एज ए प्रेशर डिवाइडर का है तब भी आपने उसकी डायग्राम बनानी है, दोनों की सेम है। और यहाँ ये मिसप्रिंट हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम भी बनानी है आपने, जो 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये आगे फार्मूले लिखे हुए हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है, आगे फार्मूला लिखेंगे और डायग्राम बना देंगे। आगे, हाउ कैन यू कंपेयर द टू EMF ऑफिस विद द हेल्प ऑफ पोटेशियोमीटर। तो ये पोटेशियोमीटर का टॉपिक जब आप लॉन्ग का याद करेंगे उसी में हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन जितने भी हैं एक्स्ट्रा जो हैं वो आपने याद करने हैं। जैसे 11 ये किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है, सेकंड क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो कितना लिखना है, ये आपके सामने है। आगे, नेम टू इफ़ेक्ट ऑफ करंट। 3 इफ़ेक्ट होते हैं आपकी, हीटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल। तो नाम का है तो नाम लिखने हैं, अगर एक्सप्लेन कहे किसी एक के बारे में पूछे तो वो सारा लिखना है आपने। आगे, अंडर व्हाट कंडीशन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF ऑफ ए बैटरी। तो ये आगे MCQs में 2-3 दफ़ा डिस्कस हो चुका है। या तो सर्किट आपका ओपन हो या इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, तो ये एक्सप्लेन कर देना आपने यहाँ। आगे MCQs नंबर 14, राइट ऑन दी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो सीरीज़ के लिए क्या फार्मूला होगा, पैरेलल के लिए क्या होगा, दोनों आपने लिख देने हैं। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज़ में है, और पैरेलल में हो तो नीचे
1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा ऐसे। आगे गिव 2 यूजेस ऑफ पोटेशियोमीटर, तो ये आपने 4 यूजेस दिए हैं, तो 2 के है तो 2 लिख देने हैं। अगर सिंपल के यूजेस ऑफ पोटेशियोमीटर तो चारों लिखने हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द टॉलरेंस, टॉलरेंस की डेफिनेशन यहाँ आप लिखेंगे कि टॉलरेंस क्या होती है, आपकी पॉसिबल वेरिएशन होती है मार्क्ड वैल्यू में से, जितनी आपने वैल्यू मार्क किया उसमें से कितनी चेंजिंग आ सकती है, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। और आगे उसने एग्जांपल भी आपको दे के कहा, एक्सप्लेन किया है। आगे फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, ये अगेन वही क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज का ही है, वो उसने सेपरेट पूछ लिया। आगे 18 गिव 2 सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आपने ये पढ़ा है कि इस जर्मेनियम और सिलिकॉन ये इनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं और साथ ही एग्जांपल दे सकते हैं। आगे डिफाइन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों की आप डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी डिपेंडेंस बताएंगे। आगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया और उसकी इक्वेशन बतानी है, तो डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे उसका फार्मूला लिख देंगे। आगे ओहम्स लॉ सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल फॉर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये एक एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, वो भी आप अच्छी तरह पढ़ लें। फिर इसी तरह शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं और ओपन सर्किट किसे कहते हैं, दोनों की डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये भी नोट कर लें। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे जो मुझे नहीं आता या इसका आंसर क्या बनेगा, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की ये क्वेश्चन आपकी बुक पे नहीं है। इसी तरह इन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 भी आपकी बुक पे नहीं है, इसको भी नोट कर लें। ये बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आपने करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 आपका न्यूमेरिकल से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 रियोस्टेट क्या है और डायग्राम यहाँ मिसप्रिंट है, तो रियोस्टेट की आपने डायग्राम भी नीचे बनानी है। यहाँ ये आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, तो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट है आपका ओहम्स लॉ क्या है और उसको एक्सप्लेन करना है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादा आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर क्वेश्चन नंबर 7 मिस है एक, पोटेशियोमीटर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियोमीटर क्या है तो उसको लिखने वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे नंबर पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन आपका बनता है इसमें से जो किरचॉफ रूल हैं, ये सिंपल हैं, अगर आ जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है टर्म रेजिस्टिविटी और इसकी डिपेंडेंस बतानी है टेम्परेचर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ नंबर पे बनता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर डेसिपेशन इन द रेजिस्टर। तो ये आपने 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर करने हैं। फर्स्ट वन पोटेशियोमीटर, सेकंड वन व्हीटस्टोन ब्रिज, थर्ड वन रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस, और फोर्थ वन पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, और फिफ्थ वन आपका किरचॉफ रूल बनते हैं। तो इस सीक्वेंस से आपने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को रेडी करना है। और अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए जो इधर मेंशन नहीं है, तो इसके एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 5 हैं वो तो शॉर्ट बनते हैं और वो आते भी हैं, बहुत दफ़ा बोर्ड में आए हैं। और ये पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और वो डायग्राम वाली न्यूमेरिकल्स भी दे रहा है। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल नंबर 6 भी बोर्ड में 2 दफ़ा पूछा जा चुका है, जो डायग्राम का क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो यानी अगर आप फर्स्ट 6 कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा। वैसे तो सारे आने चाहिए आगे भी,
अगर आपको किरचॉफ्स रूल आता है तो वो आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो भी इजीली हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा आपको। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।